Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So this is me Mohammed Ibrahim, your tutor for CC 3.1 course. लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था टिग वेल्डिंग. सो आज हमारा टॉपिक होगा मिगमैग वेल्डिंग. So मिगमैग is a term that is used in British. Americans use GMAW. Okay. MIG stand for metal inert gas welding. MAG stand for metal active gas welding. And GMAW stand for gas metal arc welding. Right? So MIG-MAG, also known as gas metal arc welding, इसमें continuous fire electrode यूज होता है. वेल्ड पूल प्रोटेक्टेड बाय शील्डिंग गैस. इसमें जो टॉर्च होगी, टॉर्च में कॉन्टैक्ट टिप होती है. ओके. कॉन्टैक्ट ट्यूब, ट्यूब के अंदर टिप होती है. टिप से इलेक्ट्रोड आता है और ट्यूब में शील्डिंग गैस होती है. शील्डिंग गैस वहां से रिलीज होती है. सो क्लासिफाइड एज सेमी ऑटोमेटिक, मे बी फुली ऑटोमेटेड. राइट. इसमें वायर बेयर कोटेड सॉलिड वायर, फ्लक्स कोड वायर, मेटल कोड हॉलो वायर, ये सभी वायर्स यूज हो सकती हैं. बट प्रोसेस चेंज हो जाएगा. अगर आप फ्लक्स कोड वायर यूज करते हो तो वो FCAW प्रोसेस कहलाएगा. अगर आप उसमें मेटल कोड वायर यूज करते हो तो फिर उसको MCAW प्रोसेस बोलेंगे. राइट. बिकॉज मिग मैग में कहीं पे भी फ्लक्स यूज नहीं होता. ओके. मिग मैग में स्लैग की फॉर्मेशन नहीं है. यहाँ पे इसकी पिक्चर में भी थोड़ी सी गलती है, तो ज़रा चेक कर लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लें. जो ऊपर यहाँ पे आपको स्लैग दिखा रहा है ना, स्लैग नहीं आएगा इसमें. ऊपर मिग मैग में स्लैग की लेयर नहीं बनती. इसमें में भी जो फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग होती है ना, उसमें दो टॉर्चेस यूज होती हैं क्योंकि उसमें डिफरेंट वायर्स हैं. तो उसमें एक टॉर्च इस तरह से यूज होती है जिसमें वायर के अंदर कोर में फ्लक्स होता है. वो फ्लक्स मेल्ट होके स्लैग की लेयर बना देता है. तो ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है, इसको दूर कर लीजिएगा. यहाँ पे मिगमैग के अंदर स्लैग की फॉर्मेशन नहीं है. मिगमैग में सिंपल सॉलिड वायर यूज होती है. ओके. DC पॉजिटिव इसकी पोलैरिटी रहेगी और कांस्टेंट वोल्टेज पावर सोर्स. वाई? बिकॉज सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक प्रोसेसेस के लिए हम कांस्टेंट वोल्टेज पावर सोर्स को यूज करते हैं. वायर का डाया 0.6 to 1.6 mm डायमीटर होता है. गैस शील्डिंग प्रोवाइड की जाती है और वायर फेड थ्रू कंडुइट. कंडुइट जो बड़े बड़े स्पूल्स होते हैं उसमें वायर सप्लाई की जाती है और इसका मेल्ट रेट जो है वो मेंटेन करेगा कांस्टेंट आर्क लेंथ या आर्क वोल्टेज को. सो वायर फीड स्पीड डायरेक्टली रिलेटेड टू बर्न ऑफ रेट. बर्न ऑफ रेट किस तरह सेट किया जाता है? करंट से. एक स्पेसिफिक करंट रख दी जाती है अकॉर्डिंग टू डाया ऑफ वायर, तो वहीं पे उसका मेल्ट रेट मेंटेन हो जाता है. सेमी ऑटोमेटिक में सेट कंट्रोल करेगा आर्क लेंथ को. सेट किस तरह से कंट्रोल करेगा? बाय यूजिंग करंट. करंट को कम या ज्यादा करके वो आर्क लेंथ को मेंटेन करेगा. कैन बी मैकेनाइज्ड एंड ऑटोमेटेड. तो देन इसमें सेपरेट वायर फीडर्स भी हैं. सेपरेट वायर फीडर जो आप सेपरेटली भी सप्लाई कर सकते हो या वायर फीडर सेट के अंदर भी इंस्टॉल होते हैं. राइट. अब इसके आगे ही रोलर्स लगे होते हैं. जहां से वायर स्पूल से निकली तो वो बिल्कुल आगे रोलर से उसकी एंट्री होती है. इन रोलर्स का काम क्या होता है? रोलर का काम ये होता है कि ये जो वायर है ऑब्वियसली स्पूल में राउंड शेप में होती है. वायर को स्ट्रेट करना इसका काम है. ओके. सो इसमें हमारे पास 2 रोल सिस्टम भी है, 4 रोल सिस्टम भी है. 2 रोल सिस्टम एंड 4 रोल सिस्टम. मुझे बता सकते हैं अब इनमें ज्यादा सिवेरिटी किस में होगी, 4 रोल में या 2 रोल में? 2 रोल में. वाई? बिकॉज 4 रोल में पहले वो 2 रोल से गुजरेगी, जो कुछ थोड़ा बहुत रह जाएगा वो अगले 2 रोल से होके वो बिल्कुल स्ट्रेट होके निकल जाएगी. बट 2 रोल वाले में ज्यादा फोर्स सप्लाई होगी वायर को स्ट्रेट करने के लिए क्योंकि अगले कोई रोल नहीं है. ओके. सो ऑफन ये ऊपर से प्लेन होते हैं और बाज औकात बॉटम से या टॉप से ग्रूव भी किया जाता है इनको. इनकी ग्रूविंग में 2 तरह की शेप्स आती हैं, V शेप या U शेप. अगर V शेप की ग्रूविंग हुई होगी तो वो स्टील के लिए यूज करते हैं, और अगर सॉफ्टर वायर्स हैं
सॉफ्ट वायर्स जैसे कि एल्यूमिनियम वगैरह है तो इनके लिए यू शेप। ओके। और बाज में नर्लिंग की होती है। नर्लिंग किसे कहते हैं? ऑन पर्पस, जब आप किसी मेटल को रफ करते हो एक स्पेशल पैच पैटर्न बनता है, उसको नर्लिंग कहते हैं। ये नॉर्मली आपको जिम के रॉड्स में देखने को मिल जाएगा। ग्रिप करने के लिए ना, जहाँ से आप ग्रिप करते हैं वहां पे वो नर्लिंग की होती है मटेरियल की। तो यहाँ पे भी हम नर्लिंग पॉजिटिव फीड के लिए इसलिए करते हैं कि बाज़ औक़ात जब रोल्स की टाइटनेस या लूजनेस होती है ना, तो वहाँ पे वायर स्किड स्टॉल करना शुरू हो जाती है, जाम करना शुरू हो जाती है। तो पॉजिटिव फीडिंग के लिए नर्लिंग करवाई जाती है ताकि रोलर की ग्रिप रहे वायर पे। राइट। सो रोलर की अगर टाइटनेस आप टू लाइट रखते हो, बहुत लाइट रखी हुई है, तो रोल स्किड करेगा, वायर स्टॉल यानी साइडों पे निकलेगी। ओके। जबकि अगर आप इसको टू लाइट कर देते हो तो रोल डिफॉर्म कर देगा वायर को। ओके। और वायर कैन जाम, वायर जाम हो जाएगी उसमें। और अगर ये जाम हुई वायर, अगर ये वायर जाम हो जाती है और ये बर्न बैक कर जाती है कॉन्टैक्ट ट्यूब में, तो फिर उसकी भी डिस्ट्रक्शन, कॉन्टैक्ट ट्यूब आपकी खराब कर देगी ये। ओके। फिर हमारे पास यूज होते हैं लाइनर्स। लाइनर्स का काम क्या होता है? क्योंकि स्पेसिफिक पावर सोर्स में करंट कम या ज़्यादा होती है, तो उस फ्लक्चुएशन की वजह से माइट पॉसिबल वायर की स्किडिंग स्टॉलिंग पॉसिबल हो सकती है। तो ये लाइनर्स वायर को एक स्पेसिफिक एरिया में होल्ड करने के लिए यूज़ होते हैं। और ये यूज़ भी वायर के डाया के अकॉर्डिंग होते हैं। इसमें स्टेनलेस स्टील वायर के भी हैं और टेफलॉन के भी हैं। राइट। अस्सलाम वालेकुम। Okay, so next is your torch components for spatter protection, welding gun assembly, less nozzles,
nozzles or shrouds, gas diffusers, contact tips, spot welding spacers, hose port, welding and body on off switch. इसमें सेल्फ एडजस्टिंग आर्क का प्रिंसिपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। इन कांस्टेंट वोल्टेज पावर सोर्स के पहले आर्क यहाँ पे, लाइक अगर आर्क लेंथ बढ़ जाती है तो करंट कम होगा, सेट करंट को कम करेगा ताकि ज़्यादा वायर को आगे आने का मौका मिले और वो इनिशियली जहाँ पे एडजस्ट की थी वहीं पे आके उसकी आर्क मेंटेन हो जाए। एंड सेकंड केस इज अगर ये आर्क लेंथ बढ़ जा सॉरी कम हो जाती, कम होगी तो सेट क्या करेगा, करंट को बढ़ाएगा ताकि ज़्यादा वायर मेल्ट हो और वो जाके अपने इनिशियल पोजीशन पे मेंटेन हो जाए। वेल्डिंग पैरामीटर्स में वायर फीड स्पीड है, अगर आप इस वायर फीड स्पीड को इंक्रीज करते हो दैट विल ऑटोमेटिकली गिव्स यू मोर करंट। सो वोल्टेज कंट्रोल आर्क लेंथ एंड बीड विड्थ। वोल्टेज अगर आप बढ़ाते हो यानी आर्क लेंथ बढ़ गई, वोल्टेज बढ़ गई, तो बीड की विड्थ चौड़ाई में जाएगी, ओके, क्योंकि नीचे का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। आर्क लेंथ बढ़ी तो बीड वाइडर होगी, ओके। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिर्फ डेपोजिशन मिलेगी, पेनिट्रेशन नहीं मिलेगी। जब ये आर्क लेंथ कम होगी तो वहां पे क्या होगा, पेनिट्रेशन मिलेगी, बीड नैरो होगी, ओके। बीड विड्थ बहुत ज्यादा वाइडर नहीं होगी, नैरो बनेगी। करंट वायर फीड सेट पे होती है, मेनली अफेक्ट्स पेनिट्रेशन, इंडक्टेंस इन डिप कंट्रोल राइज इन करंट, लोअर्स द स्पैटर, गिव हॉटर और कोल्डर वेल्डिंग, ओके। सो इंडक्टर कॉइल ऐड कर दी जाती है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करती है। शील्डिंग गैसेस में आर्गन, ऑलमोस्ट जो जितने भी मटेरियल्स हैं जो कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हों वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे, राइट। लाइक फेरेटिक स्टील्स, इस पे मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन हीलियम मिक्सचर्स, राइट। मिक्स स्टैंड फॉर मेटल इनर्ट गैस, सर ये इसमें आर्गन सर ये पीछे ट्रांसफर मोड है। सॉरी, सर ये पीछे जो ट्रांसफर मोड लिखे होते हैं ये क्या चीज होती है? एक डिप ट्रांसफर है, स्प्रेड ट्रांसफर है, इसमें सब वैसे किसके बारे में? स्पेसिफिक सेटिंग होती है एम्पेरेज की और वोल्टेज जी। की, और इसमें कॉन्टैक्ट ट्यूब से कितनी लेंथ में वायर बाहर रहनी चाहिए, या कॉन्टैक्ट टिप जो है वो कॉन्टैक्ट ट्यूब के कितना अंदर वाली साइड पे या बाहर वाली साइड पे होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है मोड ऑफ ट्रांसफर्स पे, ओके। तो इसमें वेरी करती है, एम्पेरेज वोल्टेज भी ट्रैवल जो है ना, एम्पेरेज वोल्टेज आपकी वो डिफर करेगी, और जो आपकी ये सेटिंग है ये डिफर करेगी। नहीं तो सर ये बज़ाहिर ये खुद क्या होता है, यानी डिप ट्रांसफर, स्प्रेड ट्रांसफर, सिंपली ये ये मेटल खुद क्या होता ट्रांसफर है? मोड है। इसमें ना अभी हम पढ़ते हैं, इनको गो थ्रू करते हैं ना, इसमें ड्रॉपलेट की फॉर्मेशन में चेंजिंग आती है, ठीक है। तो हम अभी इसके डिस्कस करते हैं। कैन बी आर्गन प्लस हीलियम मिक्सचर्स दैट विल गिव यू hotter एक्शन, यूज फॉर नॉन फेरस alloys like aluminium and nickel। मैग मेटल एक्टिव गैस, ऑक्सीडाइजिंग गैस शील्ड होती है, इसमें 100% CO2 भी यूज कर सकते हैं फेरेटिक स्टील्स के लिए। आर्गन प्लस 12 to 20% CO2 बोथ डिप और स्प्रे में सपोर्ट करेगी। आर्गन प्लस ऑक्सीजन फॉर स्टेनलेस स्टील। सो अब हमारे पास आ रहे हैं कुछ मोड ऑफ ट्रांसफर। स्प्रे मोड है जिसमें वायर आगे से टेपर हो जाती है टू अ पॉइंट और बहुत फाइन स्ट्रीम बनती है ड्रॉपलेट्स की, जो कि अक्रॉस द टिप मूव करके आपके वेल्ड पूल में जाएंगे। ग्लोबुलर मोड में बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स बनेंगे जो कि अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलहदा होंगे और आपकी वेल्ड बीड में गिरेंगे, और ये ड्रॉपलेट इतने बड़े होते हैं कि
इलेक्ट्रोड के डाया से 2-3 गुना बड़ा ड्रॉपलेट बन रहा होता है। शॉर्ट सर्किटिंग मोड, इसको शॉर्ट सर्किटिंग या डिप मोड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बार बार आर्क जलती है बुझती है और ये विद इन नैनो सेकेंड्स ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, राइट। सो नॉर्मल आंख से आप इसको नहीं देख सकते, उसको देखना आपके लिए मुश्किल होता है। अगर आप नॉर्मल आंख से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी आर्क जो है वो कॉन्स्टेंटली चल रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। पल्स मोड अगेन बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रांसफर मोड है। करंट और वोल्टेज का साइकिल होता है बिटवीन नो ट्रांसफर एंड स्प्रे मोड, यानी एक मोड में स्प्रे हो रहा है और एक मोड में नो ट्रांसफर, यानी हाफ एंड हाफ चल रहा है, ट्रांसफर प्लस नो ट्रांसफर, ट्रांसफर प्लस नो ट्रांसफर। क्योंकि एक जब सिर्फ वो स्प्रे ही रहा होता है लेकिन दूसरे में वो कैप्चर्ड होता है, कुछ भी नहीं जी, होता। तो उसकी वजह से फ़ायदा है ना, फ़ायदा ये है कि आपका वेल्ड पूल बहुत छोटा बनता है, इसको आप ऑल पोजिशनल में यूज़ कर सकते हो। इसलिए वो जी, इसलिए यूज करते हैं। कूल हो जाता है, टाइम मिल जाता है उसे, सॉरी, बेल्ट को कूल होने का भी टाइम से मिल जाता है। ये इजीली फास्ट कूलिंग हो जाता है ना। अगर वेल्ड पूल ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको कूल होने में टाइम लगता है। स्प्रे ट्रांसफर के लिए सेटिंग वोल्टेज ग्रेटर देन 25, एम्पेरेज ग्रेटर देन 250। थिकर मटेरियल्स के लिए, फ्लैट वेल्डिंग के लिए और हाई डेपोजिशन लेने के लिए यूज होता है। ग्लोबुलर ट्रांसफर ये अकर करता है बिटवीन डिप एंड स्प्रे। मैकेनाइज मैक प्रोसेस है जिसमें CO2 की शील्डिंग यूज होती है। डिप ट्रांसफर में वोल्टेज लेस देन 24, एम्पेरेज लेस देन 200 थिन मटेरियल्स के लिए यूज़ करते हैं, और पोजिशनल यानी इसको सभी पोजीशन में यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इसका भी वेल्ड पूल स्मॉल बनता है। पल्स ट्रांसफर स्प्रे प्लस नो ट्रांसफर साइकिल में अकर करेगा ये, और फ्रिक्वेंसी रेंज इसकी 50 से 300 पल्सेस पर सेकेंड है। 50 to 300 पल्सेस पर सेकेंड, सो वेरी फास्ट ऑपरेशन। तो पोजिशनल वेल्डिंग और रूट रन्स के लिए अच्छा है ये, और these values will depend on गैस मिक्सचर। ड्रॉपलेट की ग्रोथ और डिटैचमेंट किस तरह से होती है? करंट हीटिंग वायर causes melting and droplet formation, droplet held by surface tension and viscosity। और उसके बाद ड्रॉपलेट डिटैचमेंट होती है ड्यू टू लॉरेंट्ज एंड आर्क फोर्सेस, दिस इज डन ड्यू टू ग्रेविटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू करंट, हेंस डिप एट लो करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं करंट के, ओके। सो दैट्स व्हाई डिप को हम लो करंट पे कैरी आउट करवाते हैं। अगर हाई पे करवाएंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगी और वो उससे अपना ड्रॉप तेजी से नीचे गिर- बल्कि वो शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग होती है। सर ये इंटरनेट चला गया था, नो इशू। पहले बताइएगा दोबारा। शॉर्ट सर्किट। हम शॉर्ट सर्किट मोड पे ही हैं, आपको ये नजर आ रहा है फहद? यस सर, डिप ट्रांसफर। डिप ट्रांसफर या शॉर्ट सर्किट मोड, इसमें ये देख रहे हैं पहले आर्क जल रही है, उसके बाद ड्रॉपलेट बन रहा है तो आर्क आपकी वैनिश हो रही है, फिर ड्रॉपलेट आहिस्ता आहिस्ता करके डिटैच होके वेल्ड पूल में गिरा और दोबारा से आर्क जल गई। तो ये आर्क का बार बार जलना या बुझना, ये इस तरह लगता है जैसे ब्लो ऑफ अ फ्यूज। एक फ्यूज है ना, वो बार बार ब्लो कर रहा है, बार बार ब्लिंक कर रहा है, ओके। So droplet stays attached and touches the pool, causing short circuit. Current rises very quickly, giving energy to pinch off droplet violently. अब क्योंकि अगर सर जो करंट, पहले वाले मोड होते हैं उसमें हम फिर शॉर्ट सर्किटिंग नहीं करते? कौन से वाले? जो पहले जो स्प्रे या ग्लोबुलर है उसमें नहीं हम शॉर्ट सर्किट करते? नहीं, उसमें शॉर्ट सर्किटिंग नहीं ना होती, अच्छा, वो सिर्फ वही मेल्टिंग के जरिए ही होता है। सिंपल उनकी मेल्टिंग होती है बस, ठीक है, ठीक है, समझ। ओके। सो करंट हाई होने की वजह से इसमें स्पैटर बहुत उड़ेगा, बार बार आर्क जलने बुझने की वजह से स्पैटर के छींटे उड़ेंगे, बहुत स्फीयर स्पैटर आता है इसमें।
ड्रॉपलेट डिटैच करेगा, आर्क रीस्टैब्लिश होगी, करंट फॉल करेगी। करंट अकर्स अप टू साइकिल अकर्स अप टू 200 टाइम्स पर सेकेंड, और ये आर्क 1 सेकेंड में 200 दफ़ा जलती और बुझती है, यानी विद इन नैनो सेकेंड्स ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो आप इसको देख नहीं सकते, आप इसको जज नहीं कर सकते, आपकी नज़र में आर्क जो है वो कॉन्स्टेंटली चल रही होगी। अब इसमें इंडक्टर कॉइल ऐड किया जाता है। इंडक्टर कॉइल का काम क्या होता है, वो इंडक्टेंस प्रोड्यूस करेगा। इंडक्टेंस इज ऑपोजिट टू करंट, तो वो करंट को एक रेंज में ला के ग्रेजुअली इंक्रीज करवाएगी। जो सडन इंक्रीज आता है ना करंट में, उसकी वजह से स्पैटर बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर आप इंडक्टर कॉइल लगाए बगैर इसकी वेल्डिंग करते हो तो फिर वो थिन मटेरियल्स पे ही चलेगी, आर्क का एक्शन भी कोल्डर होगा, हॉटर नहीं होगा। ओके, सो मैक्सिमम इंडक्टेंस अगर प्रोड्यूस करते हो तो हॉटर आर्क ज़्यादा पेनिट्रेशन मिलेगी, थिकर सेक्शन, इवन स्टेनलेस स्टील को भी इससे वेल्ड कर सकते हो। ओके, बट डिप ट्रांसफर मोड में लैक ऑफ फ्यूजन की प्रॉब्लम आती है। ओके, जीएमडब्ल्यू में ये ट्रांसफर मोड ऐसा है जिसके अंदर ड्यू टू कोल्डर एक्शन ऑफ आर्क लैक ऑफ फ्यूजन बहुत ज़्यादा आता है। ओके, सो मे नॉट बी अलाउड फॉर हाई इंटेग्रिटी एप्लीकेशन, जिसको हाई इंटेग्रिटी एप्लीकेशन पे प्रेफर नहीं किया जाता। अगर करना है तो इंडक्टर कॉइल लगा के फिर करोगे, एंड टेंड्स टू गिव स्पैटर, स्पैटर बहुत ज़्यादा आता है इसमें, राइट। लेकिन फ़ायदे क्या हैं इसके, लो एनर्जी की वजह से वेल्ड पूल स्मॉल बनेगा, ऑल पोजिशनल वेल्डिंग पॉसिबल है, गुड फॉर रूट रन इन सिंगल साइडेड वेल्ड्स, गुड फॉर वेल्डिंग थिन मटेरियल्स, थिन मटेरियल्स को वेल्ड करने के लिए अच्छा है ये। नेक्स्ट ग्लोबुलर को देख लो, तो ग्लोबुलर में जो ड्रॉपलेट है उसका डाई बहुत बड़ा है। ये ऊपर इलेक्ट्रोड है, उससे 2-3 गुना बड़ा ज़्यादा इसका डाया है, किसका, आपके ड्रॉपलेट का। CO2 की शील्डिंग, तो ऑब्वियसली इतना बड़ा जब ड्रॉपलेट भी वेल्ड पूल में गिरेगा तो वो भी स्फीयर स्पैटर कॉज करेगा, स्पैटर आएगा इसमें भी। तो इससे बचने के लिए आप बरी आर्क का प्रिंसिपल यूज कर सकते हो कि आर्क को बिल्कुल आप अपने वेल्ड पूल के करीब ले जाओ, लेकिन ऐसा करोगे तो करंट बढ़ने की वजह से हाई डिस्टॉर्शन आने के चांसेस हैं, राइट। सो स्प्रे ट्रांसफर, जब करंट और वोल्टेज को रेज करेंगे टुगेदर, हाई एनर्जी इज अवेलेबल फॉर फ्यूजन, टिपिकली ग्रेटर देन 25 वोल्ट एंड 250 एम्पेयर्स। अब ऐसा करने पे इतनी हाई एम्पेयरेज और वोल्टेज पे क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रोड की जो टिप है, टिप आगे से उस पे आता है पिंचिंग इफेक्ट, पिंच होना, सुकड़ना, आगे से पिचक जाती है आपकी टिप, और उसके छोटे छोटे स्प्रे के ड्रॉपलेट बनना शुरू हो जाते हैं। अब इस तरह के स्प्रे को होल्ड करने के लिए हमें शील्डिंग गैस भी ऐसी चाहिए जो कि कुछ साइडों पे ना निकले, जिसके फ्लो रेट कम हो, दैट इज आर्गन, आर्गन इज बेस्ट। तो इसलिए आर्गन को कंसिडर किया जाता है, इसकी आर को भी स्टेबल रखती है और ड्रॉपलेट्स को भी होल्ड करके रखती है, राइट। So high energy gives good fusion, high rate of weld metal deposition. These characteristics make it suitable for welding thicker joints. Thicker joint को भी weld करती है, but disadvantages, इसका weld pool बड़ा बनता है, तो it is not used for positional welding. तो इसको normally हम TAPB position पे use करते हैं। Pulse transfer cycle between two modes, right? One is penetrating cycle, second one is no transfer cycle. ओके, सो हाफ साइकिल में ट्रांसफर होगा मटेरियल, हाफ में नहीं होगा, लेकिन ये पल्सेस कितना टाइम लेती हैं, 50 to 300 पल्सेस पर सेकेंड। ओके, क्योंकि इसमें देखिए जब स्टार्ट में वो आता है पल्स तो वहाँ पेनिट्रेशन कम है, सेकंड वाला ऑफ होगा लेकिन थर्ड वाला है उसके पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा बैक वो करंट। आपको उसने इमेज बड़ी करके दिखाई है थोड़ी, है वही चीज़ है। अब देख रहे हो ना, पहली कर्व में उसने यहाँ पे एक लाइन छोटी रखी है, फिर जी जी नीचे वाली भी छोटी रखी है, लेकिन नेक्स्ट पे वो आपको एग्जैक्ट दिखा रहा है कि हो क्या रहा है, बैक करंट और पीक करंट, राइट। मेन मसला यहाँ से शुरू होता हाँ जी, सो
एडवांटेजेस इसके, गुड फ्यूजन देगी आपको, स्मॉल वेल्ड पूल अलाउज ऑल पोजिशनल वेल्डिंग, राइट। बट इसके डिसएडवांटेजेस, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एक्सपेंसिव पावर सोर्स है, डिफिकल्ट टू सेट द पैरामीटर्स बट साइनर्जिक, इजी टू सेट। एक थंब कंट्रोल पे होती है आपकी हर चीज़, आप इसके जो साइनर्जिक है बहुत इजीली उसको सेट कर सकते हो, लेकिन अगर कहीं पर प्रोग्रामिंग में कोई इशू आ जाता है तो फिर आप उसको खुद से ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरर से ही रब्ता करना पड़ेगा। लेकिन साइड में जी सेट है। साइनर्जिक सेटिंग होती है मशीन की, एक थंब कंट्रोल, एक नॉब कंट्रोल पे आप सारे पैरामीटर्स को एडजस्ट कर सकते हो। ओके, अब हमारे पास क्या चीज़ें आ गई, 4 मोड ऑफ ट्रांसफर हैं, इसमें 2 जो है वो पोजिशनल के लिए हैं और 2 जो है वो पीएपीपी पोजीशन के लिए, नॉन पोजिशनल वेल्डिंग के लिए, राइट। देन आता है CTWD, कॉन्टैक्ट टिप टू वर्कपीस डिस्टेंस, कॉन्टैक्ट टिप टू वर्कपीस डिस्टेंस। इसमें क्या होगा, कॉन्टैक्ट टिप टू वर्कपीस डिस्टेंस में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो कॉन्टैक्ट ट्यूब है उसके अंदर होती है कॉन्टैक्ट टिप, उस टिप के अंदर से इलेक्ट्रोड बाहर आ रहे हैं, उस टिप में से इलेक्ट्रोड अगर बहुत ज़्यादा बाहर होता है तो आपकी एम्पेरेज पे इफेक्ट आएगा, एम्पेरेज कम हो जाएगी। अगर वो थोड़ा सा बाहर है तो एम्पेरेज ओके रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पिक्चर में एक तरफ एम्पेयर्स रखे हुए हैं 190, वोल्ट्स रखे हुए हैं 23, दूसरे इमेज में जहाँ पे वायर ज़्यादा वायर निकल रही है उधर एम्पेयर्स आपके रिड्यूस हो रहे हैं 170 एंड वोल्टेज 23 ही है। ओके, सो कॉन्टैक्ट टू वर्कपीस डिस्टेंस का इफेक्ट किस पे होता है, एम्पेरेज पे। ओके, वोल्टेज सेम रहती है, एम्पेरेज पे इफेक्ट आएगा इसका। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में चेक कर लें कॉन्टैक्ट टिप टू नोजल डिस्टेंस, जो आपकी ट्यूब है वायर, इसमें से कॉन्टैक्ट टिप कितनी बाहर आनी चाहिए और उसमें से इलेक्ट्रोड कितना बाहर होना चाहिए। एक डिप के लिए सेटअप दिया हुआ है और एक स्प्रे के लिए सेटअप दिया हुआ है, तो ये इस तरह से रखा जाता है। नो, नॉट नेसेसरी। फिलर वायर की कंपोजिशन सेम आपके बेस मटेरियल की तरह है, सॉलिड फ्लक्स कोड या मेटल कोड यूज हो सकती है। फ्लक्स कोड वायर जो है वो स्प्रे में रन करेगी, गिव्स गुड फ्यूजन। फ्लक्स कोड वेल्डिंग की वजह से स्लैग फॉर्मेशन होती है, तो इसको आप ऑल पोजिशनल वेल्डिंग के लिए यूज कर सकते हो। मेटल कोड वायर सिमिलर टू सॉलिड वायर है लेकिन डेपोजिशन रेट अच्छा है इसका। कुछ फ्लक्स कोड वायर जो है वो सेल्फ शील्डेड होती हैं। इसमें ज़्यादातर डिफेक्ट जो है वो लैक ऑफ वेल्डर स्किल या इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ इक्विपमेंट की वजह से आएंगे। वॉर्म कॉन्टैक्ट टिप कॉजेज पोअर पिकअप, अगर आपकी कॉन्टैक्ट टिप ऑलरेडी ख़राब हुई हुई है या उस पर कोई डैमेज है तो उसकी वजह से पावर पिकअप अच्छा नहीं होगा, और फिर क्या होगा रिजल्ट कि आपकी वायर जो है वो स्टक कर जाएगी वर्क पीस में, जो आपका जो वेल्ड पूल है वहाँ पे वो लगना शुरू हो जाएगी। अगर आप मिगमैग में इंटरन क्लीनिंग नहीं करते हैं तो पॉसिबल इंक्लूजन कौन सी आएगी, सिलिका इंक्लूजन। ओके, लैक ऑफ फ्यूजन प्राइमरली रिलेटेड टू डिप ट्रांसफर मोड, पोरोसिटी आ जाती है फ्रॉम लॉस ऑफ गैस शील्ड ऑन साइट, और क्रैकिंग सेंटर लाइन पाइप एंड क्रेटर पाइप्स ऑन डीप नैरो वेल्स। जितने भी आप हाई हीट इनपुट प्रोसेस जैसे कि अब स्प्रे ट्रांसफर मोड है, अगर आप उसको यूज करते हो तो उसमें पेनिट्रेशन बहुत हाई होती है, तो पेनिट्रेशन ज़्यादा डीप अगर जाएगी, बीड आपकी नैरो बनती है, तो इस डीप नैरो वेल्ट की वजह से सेंट्रल लाइन क्रैकिंग, और अगर यहाँ पे एंड पे क्रेटर्स आ रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्रैकिंग जनरेट हो जाती है। तो हाई प्रोडक्टिविटी है, इजीली ऑटोमेटेड है, ऑल पोजिशनल में सिर्फ लगेंगे डिप और पल्स। मटेरियल थिकनेस रेंज अच्छी है इसकी, कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रोड। जबकि लैक ऑफ फ्यूजन अगेन आई टोल्ड यू विद डिप ट्रांसफर मोड। सो रिमेंबर
कि GMAW में जब भी डिप ट्रांसफर मोड की बात हो या आपसे क्वेश्चन करे इसके बारे में, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये डिप ट्रांसफर मोड की बात कर रहे हैं। GMAW में डिफेक्ट कौन सा आता है अगर इंटरनल क्लीनिंग ना की हो तो? रिमेंबर, सिलिका एंड क्लोरीन बिल्डअप होगा। स्मॉल रेंज ऑफ कंज्यूमेबल्स, प्रोटेक्शन ऑन साइट अच्छी नहीं है, कम्प्लेक्स इक्विपमेंट है, नॉट सो पोर्टेबल। सो मिकमैक के कंज्यूमेबल्स, स्पूल्स ऑफ कॉन्टिन्यूस वायर इलेक्ट्रोड एंड शील्डिंग गैसेस। कुछ स्पूल साइजेस आते हैं 1 से 15 kg के, वायर डायमीटर 0.6 to 1.6 तक होता है। बेसिक सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड देयर अलॉयज एज इलेक्ट्रोड वायर्स। कुछ स्टील इलेक्ट्रोड वायर्स जो है वो कॉपर कोटेड होती हैं ताकि उनको कोरोजन से बचाया जा सके। गैसेस जो है वो प्योर CO2 प्लस आर्गन मिक्सेस, आर्गन प्लस ऑक्सीजन मिक्सेस हो सकते हैं। इस तरह से वायर के प्लास्टिक स्पूल भी हैं, वायर स्पूल भी हैं और कॉइल्स भी हैं। कार्बन या लो अलॉय वायर जो है वो कॉपर कोट की जाती है कोरोजन से बचाने के लिए। स्टेनलेस स्टील की वायर को कॉपर कोट नहीं किया जाता। रीजन, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हम क्रोमियम को ऐड कर चुके हैं, तो इसके ऊपर रस्टिंग नहीं होगी। हाँ, इसमें ऑयल या डस्ट वगैरह से इसको बचा के रखना है। सो फ्लक्स कोर वायर डज नॉट रिक्वायर बेकिंग और ड्राइंग। क्वेश्चन कर सकते हैं ना यहाँ पे भी कि फ्लक्स कोर वायर्स को बताएं जी, बेक या ड्राई करवाएंगे? सो नो बेकिंग और ड्राइंग। फ्लक्स को माइक क्या Okay. करो? देन हाउ टू चेक द क्वालिटी ऑफ वेल्डिंग वायर्स। जो भी आपके पास वायर का स्पूल आता है, जब भी आपके पास कोई वायर का स्पूल आता है तो उसमें एक कॉइल पूरा कट किया जाता है, पूरा एक कॉइल। एक चूड़ी। आप उसको कह सकते हैं एक तंद उसकी जो है ना वो पूरा एक सर्कल में उसको बना के माप के कट कर दिया जाता है। कट करने के बाद उसको आप पकड़ेंगे और ज़मीन पे रख देंगे एज इट इज़। उसको ऑटो एडजस्ट होने देना है। एडजस्ट होने पे जैसे ये दिखा रहा है ना यहाँ पे आपको इमेज में, उसका डायामीटर सेट होगा जिसको हम कास्ट डायामीटर कहते हैं। इस डायामीटर की रेंज कितनी होनी चाहिए? 400 to 1200। और 1200 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 400 से लेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे कांटेक्ट फोर्स पे इफेक्ट आएगा। ओके। और जब ये दोनों सिरे आपस में अलाइन होते हैं ना तो इनके अंदर गैप आता है। वो गैप 25 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। अगर 25 mm से ज्यादा होता है तो फिर आर्क में वांडरिंग की प्रॉब्लम आती है। ओके। सो सिंपली अगर क्वेश्चन हो कि कास्ट एंड हेलिक्स का क्या काम है? नो, कास्ट एंड हेलिक्स इज यूज्ड टू चेक क्वालिटी ऑफ वायर। ओके। हेलिक्स साइज है और कास्ट डायामीटर है। सो कास्ट एंड हेलिक्स इज यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ वायर। क्लियर? और वो ड्रिंक का क्या होगा? आर्क वांडर करना, लाइक वायर इधर उधर फ्लक्चुएट नहीं। डांसिंग करना। यस। फ्लक्चुएट तो फिर ऐसे होगा। डांसिंग अगर ऐसा थोड़ी आर्क वांडर करना ये होता है कि आप इधर वेल्डिंग कर रहे हो, वेल्डिंग करते करते आर्क कभी इधर को जा रही है कभी इधर को जा रही है, राइट लेफ्ट मूवमेंट उसकी जो होती है, दैट इज आर्क वांडरिंग। अब इसमें गैसेस जो हैं, आर्गन, आर्गन देख लें, आपको इस तरह से पेनिट्रेशन देती है, लाइक इसका हीट अफेक्टेड जोन वाइडर बनता है, राइट। ऊपर से वेटिंग आपको थोड़ी नॉर्मल सी रेंज में मिल जाती है। आर्गन हीलियम यूज करते हैं तो वेटिंग इम्प्रूव हो जाती है आपकी। ओके। और पेनिट्रेशन भी इम्प्रूव होगी। अगर सोली हीलियम को यूज करते हैं तो पुअर वेटिंग, आर्क अनस्टेबल होगी, पेनिट्रेशन भी नहीं मिलेगी। और CO2 नॉट वेरी गुड वेटिंग ऑन द टोज, पेनिट्रेशन आपको प्रॉपर मिलेगी, राइट। सो आर्गन हाई डेंसिटी देन एयर, लो थर्मल कंडक्टिविटी, आर्क हैज हायर इनर कोन, गुड वेटिंग एट टोज, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल।
सर वेटिंग से मुराद क्या है, यानी ये इधर कोई ब्लेंडिंग है? सॉरी, वेटिंग से वेटिंग सर क्या? टोज की स्मूथनेस को कहते हैं कि वेल्ड जब आप स्मूथ। बनाते हो ना, तो कितने स्मूथ टोज बन रहे हैं उसको वेटिंग एक्शन कहते हैं। ब्लेंडिंग। लाइन पे की नहीं करती वो भी। तो बाद में करते हैं ना, लाइक आप उससे ऊपर से मेटल को उतार रहे हो, लेकिन इनिशियली वेल्ड बन किस तरह से रहा है, उस टाइम पे उसकी कंडीशन क्या आ रही है जी। और कार्बन डाइऑक्साइड चीप है, डी पेनिट्रेशन देगी, कैन नॉट सपोर्ट स्प्रे, पुअर वेटिंग, हाई स्पैटर। ओके, सो गैसेस फॉर डिप ट्रांसफर, CO2 को हम कार्बन स्टील के लिए यूज करते हैं, डी पेनिट्रेशन, फास्ट वेल्डिंग स्पीड, हाई स्पैटर लेवल देगी। आर्गन प्लस 25% CO2 कार्बन और लो लेयर स्टील्स के लिए, 90% हीलियम, 7.5% आर्गन, 2.5% CO2 स्टेनलेस स्टील के लिए यूज किया जाता है, जिसमें अंडरकट्स नहीं आते और स्मॉल हैज बनेगा। आर्गन सिंपल और या प्योर आर्गन को यूज किया जाता है इन रिएक्टिव मेटल्स के लिए और उनके अलॉयज के लिए ऑन थिन सेक्शंस। आर्गन प्लस हीलियम ओवर 3 mm थिकनेस पे प्रेफरेबल है। ओके, स्प्रे ट्रांसफर के लिए आर्गन प्लस 5 to 18% CO2, कार्बन स्टील के लिए आर्गन प्लस 2% ऑक्सीजन, लोला स्टील्स के लिए आर्गन प्लस 2% ऑक्सीजन और CO2, स्टेनलेस स्टील के लिए आर्गन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, टाइटेनियम और उसके अलॉयज के लिए आर्गन प्लस हीलियम का मिक्सचर जो यूज करेंगे, ये हॉटर आर्क देगा टू ऑफसेट हीट डेसिपेशन। ओके, एंड आर्गन प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को कॉपर अलॉयज के लिए यूज करते हैं, वहाँ पे ये ग्रेटर हीट इनपुट प्रोड्यूस करेगी। ओके, नाइट्रोजन को हम निकल में यूज नहीं करते, याद है ना जो लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि निकल पे आप इसको अगर यूज करेंगे तो पोरोसिटी कॉज कर देगी, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट GMAW welding. So if you have any question related to this topic, you can ask me. Yes, please. Any question if you have. गैसेस है गैसेस के लिए आपको मैं एक टेबल भी बता देता हूँ। इसमें चैप्टर के अंदर टेबल है 13.1, जो आप थ्योरी पढ़ेंगे इसकी ये स्लाइड्स हैं, जो आपके कोर्स नोट्स हैं उसके अंदर चैप्टर नंबर 13 में टेबल नंबर 13.1 है, जिसके अंदर मोस्टली कौन से गैसेस किस मटेरियल के लिए किस परसेंटेज में यूज होती हैं उसके बारे में इंडिकेशन है। अगर आप यहाँ से भी याद कर लो तो इतना मुश्किल नहीं है, सेम ही है, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है बस। ओके, सो इनको इतना डेप्थ में जाके याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक आध मिक्सचर्स हैं, उनको बस जहन में रख लें आप। ओके, यस, एनी क्वेश्चन प्लीज। नहीं सर क्लियर? Okay, so next we will discuss नो FCAW क्वेश्चन सर, welding and क्लियर है। SAW welding. Okay? Okay, जी, take care, Allah Hafiz.